हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड ज़ूम में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लाइक सीरियसली गाइस, सीरियसली फाइनली आज का लास्ट पार्ट आ ही गया। आप लोग को मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इस समय इतनी ज़्यादा खुश हूँ। लाइक इस एफएफ को मेरे ख्याल से 10 महीने और कुछ दिन हो गए हैं। एंड सीरियसली इतना लेट कौन करता है? लिटरली मैं ही करती हूँ इतना लेट। बट आई एम सो हैप्पी कि फाइनली आज मैं इस एफ को ख़त्म करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप लोगों ने अभी तक इस एफ पे दिखाया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी कि मैं इसकी अपडेट इतना लेट लेकर आई हूँ कि 10 महीने से ऊपर हो गया। आई एम वेरी सॉरी गाइज। एंड अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। तो अब हम ब्लडी सोल के आखिरी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काओ मैनिंग को वो खंजर मिल जाता है जिसके लिए वो उस गुफा में आया था जहाँ पर अनिश की बलि दी गई थी जब वो इंसान था। अभी वो उस खंजर को लेकर वहाँ से निकल जाता है श्याम के पास आने के लिए। अभी हमें श्याम को दिखाया जाता है जो कि अपने कासल में जो उसकी बालकनी थी ना वहीं पे खड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी वो वहीं पे खड़ी हुई होती है, तभी उसके कमरे में नॉक होती है और इस नॉक को सुनते ही जो श्रेयांक थी उसके चेहरे के तो भाव ही बदल जाते हैं। वो स्माइल करती है और कहती है फैनिक। और ये कहते ही वो जो गेट था उसकी तरफ देखती है पलट के, तो वहाँ पे सच में काओ वेनिंग ही खड़ा था। एक्चुअली अब ऐसा था ना कि श्रेयांक के कमरे में सिवा वेनिंग के कोई भी आना अलाउड नहीं था। तो जब वहाँ पर नॉक हुई थी तो वो समझ रही थी कि वेनिंग वापस आ गया है। अभी वो तुरंत से ही वेनिंग के पास आती है। वेनिंग उसे देख के स्माइल करता है। अभी श्रेयांक वेनिंग के पास आती है। वेनिंग जो उसका बैग था उसमें से वो खंजर निकालता है और श्रेयांक की तरफ बढ़ाता है। श्रेयांक उस खंजर की तरफ देखती है और फिर वेनिंग की तरफ देखती है। वेनिंग कहता है लो अब इसे। अभी श्रेयांक होती है वो उस खंजर को ले लेती है और फिर उसे ध्यान से बस देखने ही लग जाती है। और वेनिंग श्रेयांक को देख रहा होता है। फिर श्रेयांक वेनिंग की तरफ देखती है और कहती है थैंक्स वेनिंग। अभी वेनिंग उसकी बात पर स्माइल करता है और कहता है एनीथिंग फॉर यू योर हाइनेस। अभी श्रेयांक उसके बात पे हल्का सा हंसती है और कहती है सच में वेनिंग, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता मेरे लिए। अभी वेनिंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया श्रेयांक, तुम्हारा साथ देना मेरा कर्तव्य है और मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। और वैसे भी बस आज भर की बात है, फिर तो आपको आपका अनिश्क मिल जाएगा, फिर आपको मेरी क्या ज़रूरत। अभी श्रेयांक वेनिंग की तरफ दिखती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है वेनिंग। जो वेनिंग होता है वो स्माइल करता है, श्रेयांक को देखते देखते ही अपनी कदम पीछे करता है और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ अभी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। श्रेयांक अभी वेनिंग को जाते हुए देखती है, फिर कहती है रुको वेनिंग। अभी वेनिंग रुक जाता है पर श्रेयांक की तरफ पढ़ के देखता नहीं है। और फिर श्रेयांक उसके सामने आती है और कहती है ये जो तुम बार बार कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसका क्या मतलब है? हाँ, अभी वेनिंग कुछ नहीं बोल रहा होता है। श्रेयांक कहती है तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? मुझे तुम्हारी ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? तुम इकलौते इंसान हो जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ आँख बंद करके। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, करेक्ट? लेकिन बात ये नहीं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि नहीं, बात ये है कि तुम एक इंसान हो, एक जीते जागते इंसान। ना तो मैं तुम्हारी जैसी फीलिंग्स रखती हूँ और ना मैं तुम्हारी जैसी हूँ। मेरे साथ रहकर तुम सिर्फ खुद को तकलीफ़ देते हो और कुछ नहीं। पहले भी देते, अभी भी दे रहे हो और आगे भी देते रहोगे, जो कि मैं नहीं चाहती वेनिंग। तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते हो। तुमको लग रहा होगा कि मैं मतलबी हूँ, तुमसे बस अपना काम करवाना चाहती थी और एक बार मतलब निकलने के बाद तो मैं ऐसा कह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है वेनिंग। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रीम देखा है, एक नॉर्मल लाइफ जीने का ड्रीम, जो तुम यहाँ रहकर कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी एक नॉर्मल लाइफ हो, एक फैमिली हो, जो मेरे साथ रहकर तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। मुझसे दूर रहो वेनिंग। अभी
वैनिंग जो होता है वो अब श्याम की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा श्याम, क्योंकि तुम नहीं तो कोई नहीं। और अपना समय हम यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं इन सब फालतू बातों में। अपने लक्ष्य को पाने का समय आ गया है श्याम। हमें इस कहानी की आखिरी अध्याय का आरम्भ कर देना चाहिए। लेट्स गो। अभी श्याम कहती है, तुम तो रेस्ट करने वाले थे ना। वैनिंग कहता है, एक बार तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँ, फिर तो रेस्ट ही करना है। अभी श्याम कुछ सेकंड से तो कुछ भी नहीं बोलती है, फिर कहती है, एक बात का ध्यान रहे, शिशु को हमें जब भी मारना है उसके बेहोश रहने पर ही मारना है, क्योंकि अगर वो होश में रहा और उसने मन में या अपनी ज़ुबान से कैसे भी अंश को बुलाया तो हमसे प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अभी उसकी बात पर वैनिंग नोट करता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से ही हमारे फैंसी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने रूम में ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली छत की वो स्लेट उन सब चीज़ों के तो एक बार ठीक भी हो जाए, पर सोने के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। पत्थर की बनी इतनी हार्ड स्लेट पर रात भर कौन ही सो सकता है, वो भी जब शिशु के बॉडी में इतना पेन हो रहा था। तो कोई पागल ही होगा इस सिचुएशन में उस स्लेट पे वापस से ही सोएगा। तो वो लोग रात में ही जो उनका रूम था वहाँ पर आ गए थे। अभी जो हमारा शिशु था उसकी ना नींद खुलती है, वो उठता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले पेन सिंह को ही देखता है, जो कि अभी गहरी नींद में सो रहा था। वो उसके माथे पे किस करता है और धीमी वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग। बट पेन सिंह तो सो रहा था, तो वो कोई रिप्लाई कैसे देता। अभी से स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। बट वो थोड़ा ही जो जहाँ पर वो लेटा था वहाँ से आगे बढ़ता है तो रुक जाता है, क्योंकि जो अपना वैन था उसने शिशु का हाथ बहुत कस के पकड़ा था नींद में भी। अभी शिशु वैन के हाथों में अपने हाथों को ऐसे बंधा हुआ देखकर हल्के से हंसता है। फिर जो उसका हाथ था उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर वैन ने बहुत कस के उसका हाथ पकड़ा था। लाइक वो नींद में भी इतनी टाइट ग्रिप करके रखा हुआ था ना कि शिशु को बहुत प्रॉब्लम हुई थी निकालने में अपना हाथ। लेकिन फाइनली वो अपना हाथ निकाल लेता है, वैन की तरफ देखता है, स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है नहाने के लिए। अभी वो नहा के आता है तो पाता है कि वैन सिंह स्टिल सो रहा है। वो वैन को देखता है, फिर मन में कहता है, बस आज का दिन निकल जाए किसी तरह। और ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है। अभी वो नीचे आता है और जो उसके रोज़मर्रा के काम होते हैं वो उन्हें करने लग जाता है। अभी वैन तो सो ही रहा था, तो आज वो सफाई भी खुद ही कर दिया था। अभी वो किचन में जो ब्रेकफास्ट था ना वो उसे बनाने लग जाता है। तभी जो उसके घर की डोरबेल थी वो बजती है। अभी घर में ना सभी सो रहे थे, सिर्फ शिशु जग रहा था, जो कि अभी नाश्ता बना रहा था। अभी ना तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अभी वो गेट की तरफ देखता है और फिर जो वो सब्जियां काट रहा था उन्हें छोड़ देता है और गेट की तरफ बढ़ता है और गेट को खोल देता है। एंड उसके सामने काऊ वेनिंग खड़ा होता है। अभी ऑब्वियसली शिशु ने काऊ वेनिंग को कभी देखा नहीं है, वो वहाँ पे रिचुअल में भी नहीं था, तो वो उसे पहचान नहीं पाता है। एंड जो काऊ वेनिंग होता है वो तो अभी शिशु को भी देखा जा रहा होता है और उसने ना अपनी आंखों पे चश्मा लगा के रखा हुआ होता है। एकदम वो ब्लैक वाला होता है ना जो ब्लाइंड लोग लगाते हैं, वैसा वाला चश्मा। अभी जो वेनिंग था वो ऑब्वियसली शिशु को अभी यहाँ पे ड्रग करके उसे मार नहीं आया था। लाइक शिशु को जितना जल्दी मार दिया जाए उतना बेहतर, और अगर वो यहाँ से उसे श्याम के पास ले जाने लग जाता तो फिर हो सकता है कि अनिष्क ये सब जान लेता और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। अभी प्लान तो उसका यह था कि वो शिशु को ब्लाइंड बनकर उससे कोई बहाना करके उसे यहाँ से थोड़ा दूर लेकर आएगा और फिर चांस मिलते ही उसे ड्रग करके उसे मार देगा। लेकिन अभी जब वो शिशु को ध्यान से देखता है ना और उसकी नज़र उसके नेक पे जाती है तो वो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वेल ये तो शिशु ने अच्छे से ड्रेसअप किया था। लाइक उसने कॉलर जो थे अपने ऊपर के रखे हुए थे, शर्ट की पूरी बटन लगा रखी थी जिससे कि किसी को वो लव बाइट ना दिखे, और ना दिखते तो काफ़ी एम्बैरेसिंग होता ना। बट शिशु ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंटली वियर्ड चीज़ नोटिस नहीं की थी। उसके गले में एक बाइट मार्क था, जो कि ऐसे लव बाइट वाला नहीं, वो बाइट मार्क था जो कि शाइन कर रहा था, जिसमें से ब्लू कलर की रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे कि अंश का रंग है डार्क ब्लू कलर, वैसी रोशनी उससे निकल रही थी जो किसी ने नोटिस नहीं की थी। पर काऊ वेनिंग अभी उसी साइड में देख रहा होता है। वो मम्मी कहता है, होली शिट, आई एम डूम्ड, अब क्या करूँ। एक्चुअली वो जो मार्क था ना वो मार्क
फैन ने जानकर ही बनाया था, हालांकि वो उसमें मूड में था, बट स्टिल उसका दिमाग इतना तो काम कर रहा था कि उसने जानकर ही ये मार्क बनाया था शीशे के ऊपर, जिससे कि जब तक ये मार्क रहेगा कोई भी इंसान उसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। कोई इंसान इस मोमेंट पे शीशे को किसी भी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, तो वो सब कुछ विफल हो जाएगा। और इस बारे में वेनिम भी जानता है, क्योंकि उसने ऑब्वियसली ये डीमन वाली बुक्स पढ़ रखी हैं। उसे पता है कि अगर कोई डीमन किसी इंसान पर ऐसे मार्क बनाता है तो वो मार्क जब तक नहीं जाएगा कोई भी इंसान उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। अभी वेनिम कहता है, अब मुझे ज़ियांग के पास लेके जाना ही होगा, कुछ भी हो जाए। अभी जो ज़िशु होता है वो देख रहा होता है कि वेनिम उसे घूर घूर देखे जा रहा है और अब उसे भी अजीब लग रहा होता है। अभी ज़िशु कहता है, जी क्या काम है आपको? अभी जो वेनिम होता है वो अपने सेंसेस में आता है और कहता है, जी मुझे इस एड्रेस में जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे है? अभी ये कहकर वो अपने बैग से एड्रेस निकालता है और ज़िशु की तरफ बढ़ाता है। ज़िशु से देखता है और कहता है, जी यहाँ से इधर चले जाइए, फिर एक राइट टर्न लीजिएगा और फिर एक लेफ़्ट टर्न, और उसके बाद से जो तीसरा घर होगा वो जगह है जहाँ पर आपको जाना है। अभी उसके बाद पर वेनिम नोट करता है और फिर वहाँ से अपने कदम बढ़ाता है पीछे की तरफ। और अभी जो ज़िशु होता है वो उसके हाथों पे जो वैसाखी थी उसे देखता है, और चश्मा तो वेनिम ने पहले से लगा रखा था। वो मन में ही कहता है, क्या ये अब मैं देख नहीं सकता? अभी जो वेनिम होता है वो फिर एक जो विग्ड स्माइल होती है ना वैसी स्माइल करता है, और जो अपनी बैसाखी होती है उसको तीसरे जो जीना था उस पे रख देता है और गिरने की एक्टिंग करता है और गिर भी जाता है वो। अभी जो ज़िशु था वो एकदम से घबरा के उसके पास आता है और कहता है, भैया आप ठीक है? और ये कहकर वो वेनिम को उठाता है। अभी वेनिम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। अभी ज़िशु कहता है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अभी वेनिम कहता है, नहीं नहीं मुझे चोट नहीं लगी और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आदत है इन सब की, धन्यवाद चिंता करने के लिए भी और एड्रेस बताने के लिए भी। और ये कहकर वो वापस से वहाँ से जाने लगता है। अभी वो जाते जाते ही मन में मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि ज़िशु काफ़ी काइंड नेचर का लड़का है, वो उसे ऐसे जाने नहीं देगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िशु से रोक लेता है, ये सब सोचने के बावजूद भी कि हो सकता है कि ये कोई प्लान वैन हो उसे ट्रिक करने का, उसे फंसाने का, क्योंकि इस ख्याल के विपरीत उसके मन में एक और ख्याल आ रहा था कि क्या पता ये आदमी वाकई ज़रूरतमंद हो, वाकई ये देख नहीं सकता, वाकई ये जो एड्रेस ढूंढ रहा है वहाँ पर इसे जाना हो, और ऐसी सिचुएशन में अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो उसे ताउम्र गिल्ट रहेगा कि उसने एक ऐसे इंसान की हेल्प नहीं की जिसे हेल्प की ज़रूरत थी। वेल बैक टू द स्टोरी। अभी जो वेनिम था वो ज़िशु को रुकने से रुक गया था। अभी ज़िशु आ गया था और कहता है, मैं आपको ले चलता हूँ भैया जहाँ आपको जाना है। अभी वेनिम कहता है, नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, और ये कोई पहली बार थोड़ी है जब मैं ऐसे कहीं घूम रहा हूँ, कोई बात नहीं आप अपना काम करो। अभी ज़िशु कहता है, नहीं नहीं मैं आपको छोड़ दूँगा, बस पास में ही तो है। वेनिम फिर से कहता है, नहीं नहीं आप यहीं रुकिए मैं चला जाऊँगा। अभी ज़िशु कहता है, नहीं मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चलिए। अभी ये कहकर वो वेनिम का हाथ होल्ड करता है लाइक उसकी फोरआर्म, और फिर उसे लेके चलने लग जाता है। अभी ज़िशु फिर कहता है, वैसे भैया आप यहाँ के नहीं हैं ना? अभी वेनिम कहता है, नहीं मैं गाँव से आया हूँ, एक्चुअली मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है पिछले महीने, और यहाँ चाचा चाची के घर में रहने आया हूँ। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो मुझे स्टेशन लेने आएंगे, पर वो स्टेशन आए ही नहीं मुझे लेने। मैंने उनका बहुत इंतज़ार किया पर वो आए ही नहीं। आसपास के लोगों से जो मेरे पास फ़ोन था उससे फ़ोन भी करवाया, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर मैं स्टेशन से खुद ही चला आया। यहाँ की कॉलोनी का नाम पता था तो ऑटो वाले भैया से यहीं बता दिया। घर का एड्रेस भी जानता हूँ, बस रास्ता नहीं जानता, इसलिए तुम्हें तकलीफ़ दे दी। अभी जो श्वेता कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी वेनिम कहता है, आप बहुत भले आदमी हैं, बस थोड़ी देर में मेरी मंजिल आ जाएगी, फिर आप फ्री हो जाएंगे। अभी जो ऋषि होता है वो बस हामी से लाता है, स्माइल करता है और सामने की तरफ देखने लग जाता है। अभी जो वेनिम होता है वो ऋषि की तरफ ही देख रहा होता है। वो नहीं कहता है, सच अ नाइस गाय।
कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनुष्क को इससे प्यार हो गया। अभी वेनिंग और जीशु दोनों ही वो जो घर था वहाँ के पास आ जाते हैं। जब जीशु था उस घर को देखता है और जो वेनिंग था वो थोड़ा पीछे था, उसके जानकर ही वो पीछे खड़ा था। अभी जीशु कहता है, भैया आपके चाचा का घर तो बड़ा अच्छा है। अभी जो जीशु होता है उसके पापा वेनिंग कहता है, शुक्रिया दोस्त। और ये कहते हैं वो जीशु को पीछे से ही एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। अभी जीशु कुछ सोच ही नहीं पाता इतनी देर में और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। वेनिंग के शोल्डर पर ही आकर गिरता है वो। अभी जो वेनिंग होता है वो जीशु को देखता है और उसके जो गाल थे उन्हें भी थपथपाता है और इत्मीनान कर रहता है कि वो बेहोश ही हो गया है। अभी तभी वहाँ पर एक बड़ी सी वैन आकर रुकती है। वेनिंग फिर जीशु को लिफ्ट करता है और उसे भी डाल देता है और खुद आके बैठ जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से जो जियांग थे उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अभी हमें जियांग को दिखाया जाता है जिसके सामने अभी जीशु ज़मीन पे पड़ा था और वेनिंग उसके बगल में खड़ा था। लाइक वो जियांग के ही बगल में खड़ा था पर थोड़ी दूरी पर। अभी जियांग और वेनिंग दोनों ही जीशु को देख रहे होते हैं जो कि फेंट था। अभी ना जस्ट वो वेनिंग जो था वो जीशु को लाया ही था। अभी तो जियांग उसे देख रही थी। अभी वेनिंग कहता है, मांगट है, मैं इसे नहीं मार सकता। अभी जो जियांग होती है वो फिर वेनिंग की तरफ देखती है और कहती है, डोंट वरी, मैं हूँ ना। फिर वो जीशु की तरफ देखती है और कहती है, इस इंसान की मौत मेरे हाथों लिखी है। फिर वो जो टेबल थी जहाँ पर जीशु गिरा था उसके पास जो टेबल थी वहाँ से वो एक तेज़ धार वाली नाइफ़ लेती है और जीशु की तरफ आती है। वो जीशु के पास आती है और जीशु को ध्यान से देखने लग जाती है और कहती है, मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है इस इंसान में, कोई तो कोशिश है। लाइक तुम्हें देखो ना, अनुष्क जैसा डीमन इसके प्यार में इस कदर अंधा हो गया है कि वो इसे बचाने के लिए जो कुछ कर सकता है कर रहा है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो ये मेरे हाथ से मर कर ही रहेगा। अभी शांग जो होती है वो जो जीशु था उसकी जो चेस्ट था उस पर वो चाकू मारने वाली होती है। तभी जो जीशु होता है उसे होश आने लग जाता है। वो एकदम से अपनी आँखें खोलता है और शांग को देखता है। शांग अभी जो चाकू था वो उसकी तरफ लेकर आ ही रही होती है। तभी जो जीशु का लॉकेट था वो चमकने लग जाता है। अभी जो शांग थी वो जीशु के लॉकेट की तरफ देखती है और रुक जाती है। लाइक वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि इसमें अचानक से चमक कैसे आ गई, और वो लॉकेट ना बहुत तेज़ चमकने लग जाता है। जीशु अभी ज़मीन पर ही उठकर बैठ जाता है और वो भी बहुत घबराया हुआ होता है। वो अपने आसपास की जगह को देख रहा होता है और फिर वो वेनिंग की तरफ देखता है। अभी वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ पर जो क्लाइमेट था, लाइक जैसा मौसम था वो पूरा चेंज होने लग गया था। लाइक अभी तो सुबह का ही टाइम था लेकिन अभी आसमान में बहुत ही काले बादल छा गए थे और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि कोई इंसान अगर रोड पे यूं ही खड़ा हो तो वो उड़ जाए, इतना तेज़ हवा चल रही थी। एंड स्टिल जो जीशु लॉकेट था वो बहुत ज़्यादा चमके जा रहा था। अभी जो उसका गेट था वो एकदम से खुलता है और अभी वहाँ पर हमारा बेन केसिंग खड़ा हुआ होता है जो कि अभी बहुत गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा। अभी जो जीशु था वो उसकी तरफ देखता है और वो भी जीशु की तरफ देखता है और फिर जो शांग होती है वो फैन की तरफ देखती है, स्माइल करती है। अभी वेनिंग जो था वो भी फैन की तरफ ही देख रहा होता है। अभी जो शांग होती है वो फिर जो नाइफ़ थी उसको ज़मीन में फेंक देती है और कहती है, वेलकम मेरे प्यारे गुलाम अनुष्क। अभी ना सीन ऐसा था ना कि जो लॉकेट था ना जो जीशु के गले में था, ये वही लॉकेट था जो जीशु ने बेन केसिंग को गिफ्ट किया था और जो बेन केसिंग ने जीशु को उस रात वापस कर दिया था जब उसका और जीशु का झगड़ा हुआ था इवान के कारण। और उसने वापस ज़रूर किया था उसे, लेकिन उसे वापस करने का एक मतलब भी था। जो अपना बेन था उसे बुरा लग रहा था कि आज जब जीशु प्रॉब्लम में था तो वो उसके पास नहीं था क्योंकि उसने उसे बुलाया ही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेन से गुस्सा था। इसलिए जब बेन वहाँ पर उस खंडर वाली जगह पे था तो उसने अपने गले का लॉकेट उतार के जो कि जीशु ने उसे दिया था उसमें कुछ अपनी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी थी और वो लॉकेट जीशु को उसने पहना दिया था, जिससे जब भी जीशु किसी खतरे में होगा और उसकी धड़कनें
उस जगह पर बढ़ेंगी खतरे के आने के कारण, तो वैन केसिंग जहाँ भी होगा उसे पता चल जाएगा। अगर जीशु किसी में खतरे में हुआ और उसकी दिल की धड़कनें उस खतरे के मुताबिक बढ़ने लग गई, तो वैन तुरंत ही उस जगह पर आ जाएगा। और हुआ भी ऐसा था, जब वो 6 लड़के जीशु को हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी भी जीशु की धड़कनें बहुत तेज़ हो रखी थी और वैन केसिंग बिना जीशु के उसे बुलाए वहाँ पर आ गया था और लोगों को मार दिया था उसने। बैकग्राउंड के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं, शायद आसपास कहीं कोई फंक्शन हो रहा है। प्लीज़ आप उन साउंड्स के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, बट आई एम वेरी हेल्पलेस। एंड बैक टू द स्टोरी। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब जीशु को होश आया था और उसने देखा था कि जियांग उसे मारने के लिए आ रही है, तो ऑब्वियसली वो डर गया था और उसकी वजह से उसकी धड़कनें भी तेज़ हो गई थी और वैन को पता चल गया था कि जीशु किसी खतरे में है और वैन केसिंग यहाँ पर आ गया था। अभी जियांग के वैन को गुलाम के कर पुकारने पर वैन केसिंग कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, एंड डोंट यू डेयर टू टच जीशु। अभी जियांग कहते हैं, गुलाम तो तुम मेरे हो, और रही बात जीशु को छूने की डर की, तो वो मुझे करनी भी नहीं है। मैं तो इसे मारना चाहती हूँ और मारूंगी भी। बचा सकते हो तो बचा लो। अब ये कहकर जियांग उसे देखकर एक अच्छी तरह की स्माइल करती है। अभी जो अपना वैन होता है वो जीशु की तरफ देखता है, जीशु भी वैन की तरफ देखता है और जीशु ना फिर वहाँ से उठने का ट्राई करता है कि वहाँ से उठ के वो वैन के पास जाए। तभी वो जो जियांग थी उसकी तरफ देखता है और जियांग जो होती है ना, वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं, मतलब जहाँ पर वैन और जीशु, जियांग और काओ थे ना, वहाँ आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, जिनमें से कुछ उनकी जो कल्ट का मेंबर थे वो सब थे और बाकी सब जो थे वो नॉर्मल लोग थे पर गार्ड्स टाइप के ही थे। अभी वो लोग थे, शायद उनको इशारा करती है और वो सब लोग वैन के पास आने लग जाते हैं और वैन केसिंग जीशु की तरफ देख रहा होता है। अभी जब जीशु देखता है कि वैन केसिंग उसकी तरफ देख रहा है और वो सभी लोग वैन की तरफ आ रहे हैं, तो वो एकदम से चिल्ला के बोलता है, हे वैन वॉच आउट। अभी वो ऐसे बोलता है, लेकिन जब तक वैन उसके हाथ पे रैप कर पाता तब तक वैन केसिंग के पीछे खड़े लोगों में से एक इंसान वैन के सर पे हॉकी मार देता है। एंड ऑब्वियसली अभी वैन इंसान के शरीर में है, उसका दर्द, उसकी फीलिंग फील कर सकता है, तो वैन केसिंग को बहुत तेज़ चक्कर आता है और उन्होंने मारा भी बहुत तेज़ था, तो उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। अभी जो जीशु होता है वो तो एकदम ही क्राइम सिचुएशन में आ जाता है। वो वहाँ से भागकर जो वैन था उसके पास आने की कोशिश करता है, पर जो वो लोग थे वहाँ पर कुछ लोग तो बचे हुए थे ना, सब थोड़ी ना वैन के पास गए थे, तो वो लोग जीशु को पकड़ लेते हैं। अभी जो वैन होता है वो लोगों की तरफ देखता है और फिर वो लोग जो थे वो वैन पे अटैक करने लग जाते हैं और वैन केसिंग भी उनसे फाइट करने लग जाता है। पर अभी सिचुएशन ये थी ना कि वैन केसिंग को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही उनसे फाइट करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो अपनी जो उसकी सुपर पावर है वो उन पर यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके लिए उसे समय चाहिए। एटलीस्ट 1-2 सेकंड तो उसे चाहिए ही होते हैं अपनी पावर को यूज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ उसे टाइम ही नहीं मिल रहा था और ना ही वो खुद को हील कर पा रहा था, तो उसके सर से खून भी बहुत बह रहा था। अभी जो वैनिंग था वो वहाँ पर हो रहे सभी सीक्वेंस को देख रहा होता है, कैसे वैन केसिंग जीशु के लिए उन सभी लोगों से लड़ रहा होता है चोटिल होने के बाद भी, और कैसे जीशु रो रहा होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा। अभी वैनिंग ये देख रहा होता है और कहीं ना कहीं उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो भी जियांग से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो समझ सकता है कि अभी वैन केसिंग और जीशु कैसे फील कर रहे होंगे। अभी जीशु जो होता है उन लोगों से अपनी ग्रिप छुड़ाने की कोशिश बहुत कर रहा होता है, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा होता है। अभी जियांग जीशु की तरफ देखती है और फिर वैन केसिंग की तरफ देखती है, जो कि उन लोगों को वाकई में चोटिल होने के बाद भी बहुत अच्छे से मार रहा होता है। वो काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा होता है चोटिल होने के बाद भी। अभी जियांग उन दोनों को देखती है, फिर जो जीशु के पास एक आदमी खड़ा होता है, लाइक उसने जीशु को पकड़ के नहीं रखा था, वो बस वहाँ पे खड़ा था। वो उसे देखती है और वो इंसान उसका इशारा समझ जाता है और हामी से लाता है। अभी वो इंसान अंदर जाता है, वहाँ पर जो मतलब लिविंग रूम का सीन था, एरिया था वहाँ का, वहाँ से वो अंदर जाता है और अंदर से वो एक बॉक्स लेकर आता है रेड कलर का। वो उसे खोलता है तो उसमें वही खंजर होता है जिससे अनुष्का को मारा जा सकता है। वो उस खंजर को पकड़ता है और फिर शीशे के पास जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को छुड़ाने के लिए, पर वो नहीं छुड़ा पा रहा था क्योंकि वो पहले से ही वीक ही है, वहाँ उसे इतने लोग पकड़े हुए हैं। अभी वो इंसान, जो लोग जीशु का दाहिना हाथ पकड़े हुए थे ना,
उनसे कहता है हाथ छोड़ो उसका। तो वो लोग उसका हाथ छोड़ देते हैं। अभी जीशु भागने की कोशिश करता है तो वो इंसान जीशु का वही हाथ पकड़ लेता है लाइक कलाई से और उसकी कलाई को कट कर देता है उसी खंजर से। अभी जीशु इतनी तेज़ चिल्लाता है, वैन केजिंग उसकी आवाज़ सुन लेता है। वैन केजिंग जो होता है और वो जो लोग थे वो भी जो थे वो जीशु की आवाज़ को सुने थे, वो लोग भी उनकी तरफ देखते हैं। अभी वैन केजिंग तो जीशु को ऐसे देखकर इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं। अभी ना जीशु को उन्होंने बहुत गहरा कट नहीं दिया था, वो जो कट दिया था उसका भी एक मीनिंग था, लेकिन उसको अभी ऐसा कट नहीं दिया था जिससे उसकी जान चली जाए, कि मतलब नस कटे तुरंत से हाथ की और वो मर जाए, ऐसा नहीं था। अभी जो वैन केजिंग था वो जीशु की तरफ देखता है और फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है जिनसे वो फाइट करा था, और अभी उसके पास चांस था क्योंकि वो सब लोग भी जीशु की तरफ ही देख रहे थे। अभी वो अपने पावर का यूज़ करता है और जो नाइफ शांग ने गिराई थी ना वो उसे ही उठा लेता है लेकर अपने पावर से, और तुरंत ही इतनी जल्दी वो उस नाइफ से वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सबका एक साथ ही गला काट देता है। लाइक वैसे बिल्कुल धड़ से लग करने वाला नहीं, लेकिन जैसे क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं ना वैसे करके उनका गला काट देता है। वो सभी लोग वहाँ पे गिर जाते हैं और उन सभी की डेथ हो जाती है। अभी जब वैन केजिंग ये सब चीज़ें कर रहा था ताकि वो जीशु के पास जा सके सबसे निपट के, उसी समय पर वो जो इंसान था जिसने जीशु के हाथ की नस काटी थी वो उसके सारे ब्लड को एक बोल में एकत्रित करता है, और जो अपना जीशु था उसे भी बहुत दर्द हो रहा होता है और उन लोगों ने वापस से जीशु को पकड़ लिया होता है। अभी वो इंसान उस बोल को उठाता है खून वाला और जीशु के चारों ओर वो उसी ब्लड से सर्कल बना देता है। अभी जांग ये सब देखती है और स्माइल करती है। वो फेविन की तरफ देखती है जो कि उन सभी लोगों को मार दिया होता है। अभी ये सब इतना भयानक था ना कि जो वैनिंग था ना, वैन केजिंग को इतना अग्रेसिव देखकर वो भी डर गया था एक सेकंड के लिए। अभी वैन केजिंग फिर जीशु की तरफ देखता है और जीशु की तरफ वो आने ही वाला होता है और जियांग को ना वो पार कर गया होता है। जियांग कुछ भी नहीं बोली होती है। जियांग फिर कहती है रुक जाओ। वैन केजिंग उसे इग्नोर करके जीशु की तरफ तेज़ कदमों से जाने लग जाता है। जियांग फिर से कहती है अगर जीशु की जान प्यारी है तो रुक जाओ, वैसे भी उसके पास जाकर भी तुम उसे बचा नहीं पाओगे। अभी जो वैन होता है वो रुक जाता है, वो जियांग की तरफ देखता है गुस्से और कन्फ्यूजन में। अभी जियांग कहती है घबराओ मत, बहुत गहरा कट नहीं दिया है मैंने उसे, बस हल्का सा ही कट है, लेकिन अगर तुम अभी अपने प्यारे जीशु के पास गए तो तुम दोनों ही नहीं बचोगे। अभी वैन केजिंग कहता है क्या किया है तुमने जीशु के साथ। अभी जियांग कहती है कुछ नहीं, लेकिन वो सर्कल देख रहा है उसके पास। अभी वैन केजिंग जो जीशु के पास सर्कल था सर्कल की तरफ देखता है, फिर जियांग की तरफ देखता है। जियांग कहती है वो सर्कल ना कोई आम सर्कल नहीं है, इस सर्कल को बनाने के लिए तुम्हारे महबूब की कलाई जिस खंजर से काटी गई है ना, ये वही खंजर है जिससे तुम्हारी बलि दी गई थी। याद है या भूल गए। अभी ना जो जियांग है उसे भी ये बात नहीं पता है कि वैन केजिंग को उसकी कोई मेमोरी याद नहीं है, मतलब उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, तो वो ऐसे बोल रही थी कि क्या पता याद हो या ना हो। अभी वैन केजिंग से कुछ याद नहीं है, वो कहता है व्हाट नॉनसेंस, अगर है भी तो क्या। अभी जियांग वैन के एक कदम करीब आती है, उसके शोल्डर्स पे अपने दोनों हाथ रखती है और कहती है मेरे गुलाम, अगर तुम जीशु के पास गए उस सर्कल के अंदर तो तुम खत्म हो जाओगे इस शरीर सहित, और फिर तुम्हारा प्यारा जीशु मेरे किस काम का रहेगा। अभी जो जीशु होता है वो भी ये चीज़ सुन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि वो बेहोश थोड़ी ना हुआ है, वो बस पेट में है, वो भी चीज़ सुन लिया होता है। और जो वैन होता है उसे जियांग पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, वो उसके दोनों हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और कहता है बकवास बंद करो, और ये कहकर वो वापस से जीशु की तरफ जाने लगता है। जियांग कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो खंजर तुम्हें ख़त्म कर सकता है। अभी जो वैन होता है वो उसे सुने बिना ही जीशु की तरफ बढ़ने लग जाता है और जीशु बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जियांग कहती है सोच लो, अगर तुम मरे तो जीशु भी नहीं बचेगा। अभी वैन केजिंग जो होता है वो ये सुनकर रुक जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसने ये बोला था जियांग ने, तो वैन को लगा था कि वो झूठ बोल रही है ताकि वो वैन जो है वो अपने जीशु के पास ना जाए और जियांग उसे नुकसान पहुँचा पाए। लेकिन अभी जब जियांग दोबारा से बोलती है तो वैन केजिंग को रियलाइज़ हो रहा था कि
वो जो बोल रही है ना, उसमें वाक़ई सच्चाई लग रही थी। लाइक जब कोई सच बोलता है ना, तो उस बात का कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है। अभी जो वैन होता है, वो अब जीशु की तरफ देखता है। जीशु उसे रोते हुए ही वहाँ आने के लिए मना करता है। अभी वैन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो उस सर्कल के अंदर गया तो ऑब्वियसली वो मर जाएगा, और अगर वो मरा तो जीशु भी मरेगा। अभी जो शांग होती है, वो फिर वैन के पास आती है और जीशु जहाँ जिस सर्कल में था उसके और वैन गेज़िंग के पीछे के खड़ी हो जाती है। वो कहती है, तुम परेशान मत हो, ये लड़का तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक मैं चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे मेरी पावर्स लौटाओ। अभी आप लोगों को शायद से याद होगा कि जब वैन गेज़िंग जीशु के पास आया था, तो वो सभी लोग जो कि जीशु को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो उसे मार पाए, उन सब की ना वैन गेज़िंग ने पावर बाँध दी थी, इसलिए यंग नॉर्मल इंसानों की तरह रह रही है। अभी जो वैन गेज़िंग होता है, वो कहता है ठीक है। अभी वैन गेज़िंग अपनी आँखें बंद करता है और कुछ चैंटिंग करता है और अपने दोनों हाथों को, जैसे चाइना में जब किसी को ग्रीट करते हैं तो हाथ नहीं बढ़ाते हैं हिस्टोरिकल ड्रामा में, उतनी ही दूरी में हाथों को रखता है और फिर दोनों हाथों को जैसे कि नमस्ते करते टाइम जो जोड़ते हैं ना, वैसे जोड़ लेता है, पर हाथ उसके उसी पोजीशन में रहते हैं जैसे कि चाइना में कोई किसी को ग्रीट करता है हिस्टोरिकल ड्रामा में, तो वैसे करते हैं ना, वैसे करता है। फिर वो अपने दोनों हाथों को खोल देता है, श्याम की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाता है और श्याम उसके हाथों पे अपने हाथ रख देती है। और कुछ सेकंड बाद जो श्याम थी, वो अपने अंदर अपनी पावर्स को वापस से फील कर पा रही होती है। लाइक उसकी बॉडी पहले की तरह खूब ज़्यादा ग्लो कर रही होती है और जो एम्प्टीनेस उसके अंदर थी वो ख़त्म हो गई होती है। और फिर वैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं शुक्रिया। अभी जो वैन ने जियांग को ये पावर दी थी ना, वो उसने दी भले जियांग को थी, पर उसकी जो पावर थी वो उसके जो कल्ट के बाकी लोग थे उनमें भी डिवाइड हो गई थी, क्योंकि उन सभी की पावर ना जियांग के अंदर ही है और वैन किसी ने वही पावर छीन ली थी, तो उन सब की पावर भी चली गई थी और अभी उन सब के अंदर भी उनकी पावर्स आ गई होती हैं। अभी वैन कहता है जैसे तुमने कहा मैंने किया, अब शिशु को बाहर लेकर आओ इस चक्र से। अभी शांग एक डेविलिश स्मेल करती है और कहती है सॉरी, पर मेरे जीते जी तो ये नहीं हो पाएगा। अभी वैन खुद को बिट्रेड फील करके बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर शिशु की तरफ देखता है जो कि वैन की तरफ देख रहा होता है और जो अपनी कलाई थी उसको दबा के रखे हुए होता है ताकि उसका खून ना गिरे, क्योंकि अगर खून बहता रहेगा तो वो चक्र से बाहर भी जाएगा, जो कि अभी उतना बाहर नहीं गया था, बस जो सर्कल की बॉर्डर लाइन थी उससे थोड़ा पीछे था और वो नहीं चाहता था कि उसका खून बाहर जाए, क्योंकि फ़िलहाल शिशु का खून वैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, क्योंकि वो उसी खंजर से हुआ है जिससे उसकी डेथ हुई थी। अभी फिर जो वैन होता है वो वापस से जियांग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे जीते जी तो ठीक है, मैं तुम्हें ही ख़त्म कर देता हूँ। अभी ये कहकर वो जियांग की तरफ अपनी पावर से अटैक करता है, पर शिशु को जो लोग पकड़े थे वो लोग और वहाँ पर जितने भी लोग बाकी सब बचे थे, जो कल्ट के मेंबर थे वो भी और जो नॉर्मल लोग थे वो भी, वो सभी लोग वैन के सामने आ जाते हैं और वो सभी लोग उससे वापस से ही फाइट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वापस से ही फाइट शुरू हो जाती है उन लोगों के बीच और वैन गेज़िंग के बीच। अभी वैन गेज़िंग उन सब से लड़ रहा होता है और वो लोग यूँ तो वैन गेज़िंग की पावर के मुकाबले उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उनके पास भी पावर्स हैं, पर उनकी पावर जियांग से भी कम है और जियांग को वैन गेज़िंग की पावर चाहिए, तो उनकी पावर ना कम है, पर वो सबके पास पावर है। और यहाँ वैन गेज़िंग ने खुद को हील भी नहीं किया है, जो उन लोगों से लड़ाई करते समय उसे चोट लगी थी ना, वो हील भी नहीं की थी, तो वो उतना पावरफुल यहाँ पर नहीं था। अभी वो सब लोग भी उसके साथ अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, लाइक वो अभी प्लस प्लस वाली सिचुएशन में थे, लाइक फाइट अच्छे से चल रही थी वहाँ पर। एंड जो अपना जीशु था अब उसे चक्कर आने लग गया था, वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका सर अब बहुत तेज़ घूम रहा था, जिससे कि ना वो अपने आप को कंट्रोल करने के बावजूद भी उस चक्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। एंड अपना वैन किसी उन लोगों से लड़ रहा होता है। अभी जियांग ये सब देखे ही जा रही थी, वो फिर जीशु की तरफ देखती है जो कि मूर्छित हो गया था। उसे देखकर जियांग स्माइल करती है और कहते हैं बस कुछ देर और फिर ये लड़का मर जाएगा और अंश की इतनी सारी मेहनत
व्यर्थ हो जाएगी। उसे पता ही नहीं चलेगा लड़ते लड़ते कब वो मेरा गुलाब मच जाएगा। अभी जो फैनिंग होता है वो अभी फ़ाइट में शामिल नहीं हुआ था, वो जियांग को, जीशू को और वेन को देखे ही जा रहा होता है। अभी वैन केजिंग जो वहाँ पे गार्ड्स थे उनको तो मार देता है, पर जो उसकी गर्ल के मेंबर थे उसकी लड़ाई उन लोगों से चल रही होती है। अभी वैनिंग भी उस फाइट में फिर शामिल हो जाता है, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अभी जियांग जब वैनिंग को देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। अभी वो उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलने ही वाली होती है, लेकिन वैनिंग तभी चिल्लाकर कहता है, जियांग मेरी फ़िक्र मत करो, जाओ ख़त्म कर दो इस इश्यू को, प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम है, जाओ। अभी जो वैन होता है वो वैनिंग की तरफ देखता है और फिर जियांग की तरफ देखता है, और जियांग जो होती है वो अब इश्यू की तरफ बढ़ने लग जाती है, और वो जो चक्र था ना वो उस दहलीज़ के अंदर बस जाने ही वाली होती है, लाइक उस चक्र के अंदर जाने वाली होती है। तभी जो वैन होता है वो अब एकदम ही अग्रेशन से उन सभी लोगों को एकदम ही दूर फेंक देता है, और एकदम ही अपनी फुल स्पीड में जाकर जियांग को वहीं से खींच लेता है। लाइक उसने कदम तो रखा ही नहीं था, जियांग को अपनी तरफ खींचता है और उसे सीधा ही ज़मीन पे गिरा देता है। अभी जियांग उस तरफ देखती है और फिर वो जियांग पे अटैक करने वाला होता है, पर जियांग उसे डॉज कर देती है, मतलब उसके अटैक को डॉज कर देती है। और उसके बाद जो वो लोग गिरे थे, मतलब जो उसके कल के मेंबर थे, वो भी उड़ जाते हैं, और अभी जियांग की और उन सभी लोगों की वहाँ पे फाइट होने लग जाती है। और सही मायने में जो लड़ाई थी वो टक्कर के चल रही थी, क्योंकि एक तो अनिष्क अभी वीक भी है क्योंकि उसे चोट लगी है, उसने खुद को हील नहीं किया है और चोट काफ़ी ज़्यादा भी है, और दूसरी बात जियांग अकेली नहीं है, जियांग है और उसके साथी है, तो यहाँ पर लड़ाई जो थी वो टक्कर के चल रही थी। अभी लेकिन जो अपना वैन होता है वो फिर उन लोगों को ओवरपावर करता है और उन लोगों में से कई सारे लोगों को मार देता है। अभी कुछ लोग बचे होते हैं और जियांग बची होती है, जो कि अभी भी अनुष्क से लड़ रही होती है अपनी पावर से। अभी जो वो लोग थे उस कल्ट के मेंबर जो कि अभी वैन से लड़ रहे थे, उनमें से एक का ध्यान वैन से लड़ते लड़ते जीशू की तरफ जाता है। लाइक ऐसे ही लड़ते लड़ते नजर पड़ गई होती है उसकी, और वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है जीशू की तरफ देखकर। अभी जो वैन होता है वो फिर उस इंसान को देखता है और जीशू की तरफ देखता है और फिर उस इंसान को मार देता है। और अभी बाकी लोगों का जो मतलब बाकी के मेंबर थे उनका और जियांग का ध्यान अभी जीशू पे नहीं गया होता, उनका सारा ध्यान अभी अनिश से लड़ने में ही था। अभी अनिश जो बाकी लोग थे, मतलब कल के जो बाकी मेंबर थे, उनको भी मार देता है, और अब लड़ाई जियांग और वैन की हो रही होती है। अभी जियांग और वैन लड़ रहे होते हैं और ऑब्वियसली वैन केजिंग जितना भी कमज़ोर हो, पर एटलीस्ट वो जियांग को अकेले तो हैंडल कर ही सकता था। लाइक वो इतने सारे लोग थे तो उसे मुश्किल हो रही थी, पर अब तो उसे हैंडल कर ही सकता था। अभी जो वैन होता है वो उसे ओवर पावर कर रहा होता है। अभी जो अपना वैनिंग होता है वो उन लोगों को देख रहा होता है, और उसके हाथ में ना अभी वही खंजर था जिससे अनिश को मारा जा सकता था। अभी वो उन लोगों को देखे जा रहा होता है, और उसने ना उस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया था जिसमें अभी जियांग थी। अभी वैनिंग की ना पूरी आंखें भरी हुई होती है। अभी वो उस खंजर को टाइटली पकड़ता है और वैन केजिंग की तरफ जाने लग जाता है, और वैन केजिंग जो था वो अभी जियांग की तरफ देख रहा था, और जो जियांग थी वो वैनिंग को देख पा रही थी, पर वैन केजिंग उसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि वैन केजिंग की ना बैक थी अभी उसके तरफ। अभी वैन जो था वो जियांग का नेक पकड़ता है, उसे दीवार की तरफ पुश करता है, और फिर उसके फेस के करीब आके कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, अगर शिशु को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी मन में आया तो तुम लोग सोच नहीं सकते मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ, पर तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। फाइन, नाउ पे फॉर व्हाट यू हैव डन। अभी जो जियांग होती है वो अपने अनिश को देख रही होती है, हालांकि वो अभी बहुत पेन में होती है क्योंकि वैन केजिंग ने बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लगा के उसकी गर्दन को पकड़ के रखा हुआ था, बट स्टिल वो स्माइल करती है और कहती है, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कड़ी तपस्या की है मैंने, अगर तुम मेरे ना हो सके तो तुम किसी के नहीं हो पाओगे। अभी जो वैन होता है वो कहता है, मुझे जिसका होना था मैं उसका हो चुका हूँ, और मेरे रहते तुम मुझसे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जियांग वैन की तरफ देखती है जो कि अपने वैन की तरफ बढ़े ही जा रहा होता है, और वो कहती है,
तुम्हारे रहते, है ना। अभी वैन जो होता है वो थोड़ा कन्फ्यूजन में आता है कि लाइक ये क्या बोल रही है, बट इट वॉज टू लेट। अभी जो वैन होता है वो तब तक वैन के पास आ गया होता है, वो उसे स्टेप करने ही जा रहा होता है, तभी वो शांग की तरफ देखता है। एंड शांग अभी वैनिंग की तरफ देखती है और वैनिंग का पूरा चेहरा इस समय आंसुओं से सना हुआ होता है, उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे होते हैं। वो शांग को देखता है और कहता है, आई एम सो सॉरी श्याम, आई एम सो सॉरी। और श्याम को समझ पाती है उससे पहले ही जो वैनिंग होता है वो उस खंजर को अपने पेट में मार लेता है। अभी वैन जो होता है वो भी अभी तक पलट चुका होता है, और वो भी जो वैनिंग होता है उसे ऐसा करते देखकर शॉक्ड ही हो गया होता है। अभी जो वैनिंग होता है वो अपने आप को ना बार बार स्टेप करे जा रहा होता है, और शांग भी अभी शॉक्ड हो गई होती है। लाइक अभी वैन और शांग दोनों ही अपनी लड़ाई छोड़कर वैनिंग को हैरत से देखे जा रहे होते हैं। अभी यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अभी जब वैन फर्स्ट टाइम में वो लड़ाई कर रहा होता है उन नॉर्मल लोगों से, तभी वैनिंग उन तीनों लोगों को देखे जा रहा होता है, शांग को, जीशु को और वैन को, और उसे लिटरली बहुत बुरा लग रहा होता है वैन केसिंग और जीशु के लिए। वो अपने आप को समझा रहा होता है कि उन्हें उनके लिए बुरा फील नहीं करना है, उसे शांग के बारे में सोचना है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो शांग से बहुत प्यार करता है, और वैन केसिंग के लिए जो जीशु की फीलिंग्स है और जीशु के लिए जो वैन केसिंग की फीलिंग्स है वो समझ पा रहा होता है वो। और वो रियलाइज़ करता है कि उसमें और वैन केसिंग में कितना फ़र्क है। वैन केसिंग जीशु को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो कुछ कर सकता है उसने किया है, अभी वो जीशु के लिए ही लड़ रहा है, वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। और वैनिंग क्या कर रहा था, वैनिंग अपने प्यार के लिए दुनिया के सब गलत काम कर रहा था। श्रेयांग को ताकतवर बनना था, इस पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करना था। उसके लिए उसने कितने परिवार बर्बाद किए, कितनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी, उसने उस बच्चे की बलि दे दी, और वैनिंग ने इन सब में उसका साथ दिया। श्रेयांग जो कर रही थी वो पागलपन है, और वैनिंग अपने प्यार में अंधा होकर उसके पागलपन में उसका साथ दे रहा था। अभी अगर जिस यहाँ पे मर भी जाता है और जो अनुष्का है वो शांग को मिल जाता है, तो वो ऑलमाइटी बन जाएगी, इस वर्ल्ड पे रूल करेगी, और जितनी क्रूअल वो अभी है उससे ज़्यादा क्रूअल वो बन जाएगी, और अनुष्का को मजबूरन वही करना होगा जो शांग चाहती है। इससे वैनिंग को उसका प्यार तो मिलेगा नहीं, और जो वैन है उसका प्यार उससे अलग छिन जाएगा, और उसका कारण वैनिंग होगा। वैनिंग अभी ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, और अंततः वो निर्णय करता है कि वो शांग को धोखा देगा, वो शांग को उसके इस मकसद में कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि शांग का ये जो मकसद है ये पागलपन है। और अभी अनुष्का को देखकर वो रियलाइज़ कर रहा था कि वो भी कितना बड़ा पागल है जो ये सब कर रहा था। अभी वैनिंग जब अपने वैन से लड़ने गया था तो वो उससे लड़ने नहीं गया था, वो वैन का ध्यान जो उन लोगों पे था, उन्हें मारने में था, उसका ध्यान वापस इस इशू पे करना चाहता था। तभी वो चिल्लाकर शांग से बोला था कि वो जीशु को मार दे ताकि वैन का ध्यान वापस से उधर ही जाए। अभी जब वैन उधर देखता है, जब शांग उसे मारने जा रही होती है, तभी वैन ही कहता है, जीशु को बचाओ, जल्दी जल्दी सब खत्म करो, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी जो वैन होता है वो वैनिंग की तरफ रहता है, वैनिंग कहता है, मेरे इरादों पे शक मत करो, प्लीज़ उसे बचाओ। अभी जो वैन होता है वो बस अपनी बल्कि चमकाता है, और वैनिंग को छोड़कर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको अपने पावर से दूर फेंक देता है, और वैनिंग को कुछ नहीं करता है, और फिर वो शांग के पास चला जाता है। अभी जब शांग से वो लड़ रहा होता है, वैनिंग उधर ही देख रहा होता है। अभी जीशु और वैनिंग को छोड़कर सभी लोग उस फाइट में इन्वॉल्व थे, तो वो तुरंत से जीशु को उस सर्कल से बाहर निकालता है, तुरंत से जो उसकी शर्ट थी उसे उतारता है, उसे जो जीशु की कलाई थी उस पे बांध देता है, और डॉक्टर को कॉल करता है, और वो लोग रिच फिश थे तो डॉक्टर तुरंत आ जाते हैं अपनी टीम के साथ, और वैनिंग उन्हें वहीं का एक रूम देता है, वहाँ पर जीशु का इलाज चलने लग जाता है। और जो ये सीन था यही उस आदमी ने देखा था जिसे वैन केसिंग ने मार दिया था। एंड उसके बाद जब अपने वैन ने शांग को और पार किया था और शांग हार रही थी वैन से, तो जो अपना वैनिंग था वो उस खंजर को लिया था, और उसकी फीलिंग्स उस पर एक बार और हावी हो गई थी, और वो वैन को वाकई मारने ही आया था। तभी जब शांग उसकी तरफ देख रही थी तो उसे लग रहा था कि वो वैन को मारने आया है,
लेकिन एंड मोमेंट में आकर उसे वापस से रियलाइज़ होता है कि वो क्या करना चाह रहा था। इसलिए वो शांग से सॉरी बोलकर खुद को ही स्टैब कर लिया था। अभी बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी जो शांग होती है वो वैनिंग के पास आती है और कहती है, ये क्या किया तुमने, क्या किया तुमने। अभी शांग को वैनिंग पे गुस्सा भी आ रहा था और उसकी फिक्र भी हो रही थी। अभी वैनिंग फिर ज़मीन पे गिर जाता है और शांग भी नीचे आकर बैठ जाती है और उसे होल्ड किए हुए होती है। अभी जो वैन होता है वो वैनिंग से दूर हट रहा होता है पीछे, क्योंकि उसका खून जो था वो वैन के करीब आ रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो उस खंजर से लगा है उसे चोट, जिसका खून अभी वैन के पास आ रहा था, तो वो पीछे हट रहा था। अभी वैनिंग जो होता है वो जीशु की तरफ देखता है और कहता है, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से सामने एक कॉरिडोर है, यहाँ से सीधा चले जाओ और फिर लेफ्ट मत जाना, फर्स्ट जो रूम है वहाँ पर जीशु है, जाओ। अभी वैन कुछ सेकंड तक तो वैनिंग को देखता ही रहता है। वैनिंग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे ऐसे देखो मत, और तुम वैसे भी मुझे हील नहीं कर सकते, ये कहो तुम ठीक नहीं कर सकते, तुम जाओ जाओ। अभी जो वैन होता है फिर नोट करता है और उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी जो वैनिंग होता है वो वापस से फिर शाम की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना श्याम, माफ़ कर देना, पर मैं इतना गलत काम तो नहीं देख पा रहा था, ये सब सही नहीं है। हम अनिश को कैद नहीं कर सकते, उसे पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, जीशु के साथ रहने का। यार मुझे माफ़ कर देना, पर मैं एक प्यार करने वाले इंसान को उसके प्रेमी से दूर नहीं कर सकता, जबकि मैं खुद किसी से प्यार करता हूँ। I'm very sorry तुम्हें धोखा देने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो जाओ मेरे लिए। मुझे बहुत मानती हो और मैं तुम्हें चीट किया है, लेकिन मैं मजबूर था, मैं तुम्हें बड़ा पाप करने नहीं दे सकता था और इस को हिस्सा नहीं बन सकता था। वेरी सॉरी श्याम। अभी शांग जो होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती है और अभी उसकी आंखों से ना आंसू निकल रहे होते हैं, इस लड़ाई को हारने के लिए भी और वैनिंग को इस तरह से तकलीफ में देखने के लिए भी। उसे पता था कि वैनिंग ने उसके साथ जो किया है वो बहुत बुरा है उसके लिए। उसे वैनिंग पे गुस्सा भी आ रहा था, पर उससे ज़्यादा उसकी परवाह हो रही थी। अभी शांग कहती है, जस्ट स्टॉप टॉकिंग, लेट मी हील यू। अभी ये कहकर वो अपना हाथ वैनिंग के जो पेट पे घाव था वो उस पर अपना हाथ रखने वाली होती है, पर वैनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। शांग वैनिंग की तरफ देखती है गुस्से में और कहती है, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। वैनिंग अभी स्माइल करता है और कहता है, नॉनसेंस ही सही, पर मुझे हील मत करो, मैं और जीना नहीं चाहता। अभी शांग कहती है कि तुम डिसाइड नहीं करोगे। अभी वैनिंग कहता है, मुझे डिसाइड करने दो प्लीज़, मैं अब और जीना नहीं चाहता शांग, प्लीज़ मुझे जाने दो। अभी शांग कहती है, आर यू मैड, यू कांट लीव मी लाइक दैट, डू यू हियर मी, यू कांट लीव मी लाइक दैट। अभी वैनिंग कहता है, शांग प्लीज़, मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे जाना है। वैसे भी तुम्हें चिढ़ करके मैंने अपने अंदर की जीने की इच्छा को भी मार दिया है, मैं नहीं जीना चाहता। अभी शांग कुछ कहने वाली होती है, उससे पहले वैनिंग कहता है, शांग क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। अभी शांग वैनिंग के ऐसा कहने पर खुद ही वैनिंग को हक कर लेती है और वैनिंग भी उसे बैक हक करता है। अभी शांग और वैनिंग दोनों ही बहुत रो रहे होते हैं। वैनिंग फिर शांग के शोल्डर पे अपना सिर रखता है और फिर उसकी सांसें थम जाती हैं, वो मर जाता है उसके बाद। अभी जो शांग होती है वो ये रियलाइज़ करती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसे बहुत दुख हो रहा होता है।
वो वैनिंग को वैसे ही पकड़े हुए होती है और बहुत रो रही होती है। वो फिर वैनिंग को अपने से अलग करती है, उसे उसे स्विमिंग पूल में डालती है और उसे देखती ही रहती है। फिर वो उसकी आँखों को बंद करती है और वहीं पे बैठी हुई होती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। लाइक वो जिसे जीतना चाहती थी वो उसे अब नहीं जीत सकती थी, क्योंकि उसके पास अब कुछ घंटे ही बचे थे इस रात के ख़त्म होने में। लाइक अभी रात हो चुकी थी, इस लड़ाई झगड़े में रात हो चुकी थी और अभी उसके पास कुछ घंटे ही बाकी थे और अब वो बहुत वीक हो चुकी थी। वो इस सिचुएशन में अभी नहीं थी कि वो जो है ना उससे लड़ सके, और अभी वो उससे नहीं लड़ सकती थी, नहीं जीत सकती थी। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। उसकी इतने सालों की मेहनत, इतना संघर्ष, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब पानी में मिल गया। और वो इंसान जो कि उसे इतना मानता था, वो भी अब नहीं रहा था। वो सब कुछ खो चुकी थी अभी अपना। अभी शाम जो होती है वो वापस से एक बार वैनी की तरफ देखती है, फिर अपने लेफ़्ट हैंड का जो एक ब्रेसलेट था वो उसकी तरफ देखती है, उसे अपने फेस के करीब लाती है और उसे खोल देती है, लाइक उसे तोड़ देती है। और उसे तोड़ते ही जो शांग थी वो भी अब वैनिश होने लग जाती है, लाइक वो मरने लग जाती है। धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी वैनिश हो रही थी और इवेंचुअली वो एकदम ही धुआं बन के गायब हो जाती है, लाइक वो मर जाती है। अभी कहानी 5 साल बाद पे शिफ्ट होती है। अभी जो हमारे वैन केसिंग और जिशु थे वो अभी भी साथ में ही थे, और वैन केसिंग जो था ना वो अभी जिशु के साथ रहता था, तो उसने अपनी पावर्स का यूज़ करना ना बहुत कम कर दिया था। लाइक जब तक कोई इमरजेंसी ना हो वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करता था, क्योंकि उसे इंसान बन के रहने में मज़ा आता था। जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं वैसे रहने में उसे ज़्यादा मज़ा आता था, तो उसने पावर को यूज़ करना बहुत कम कर दिया था। वो नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता था। और वैन केसिंग पढ़ा लिखा तो था ही, मतलब जो ओरिजिनल वाला था, तो वो और जिशु दोनों ही नॉर्मल इंसानों की तरह जॉब करते थे। और अभी तो उन लोगों ने अपना एक रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया था और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। अभी जो प्रिंस था उसने भी अपना जो ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट कर लिया था और फ़िलहाल वो फैशन फ़ोटोग्राफ़ी करता था और उसकी लाइफ भी सेट थी। बाय ने तो अपनी फैमिली का बिज़नेस जॉइन कर लिया था। सौ भी अभी जो कॉलेज था वहाँ पर पढ़ रही थी और लुआ भी कॉलेज में पढ़ रही थी, पर जो अपना युवान था वो अभी जो 12वीं कक्षा होती है ना वो उसमें था। वैन केसिंग और जिशु ऑब्वियसली अलग ही रहते थे, जैसा कि जिशु ने डिसाइड किया था। एंड नाउ बैक टू द स्टोरी। हमें हमारे जिशु को दिखाया जाता है जो कि अभी घर पे ही होता है, वैन भी घर पे होता है, पर वो अभी नहा रहा होता है। अभी अपना जो जिशु होता है वो अपने आप को मिरर में देखते हुए ही कहता है, मतलब अपने बाल बना रहा था ना वो, तो अपने बाल बनाते हुए ही कहता है, प्लीज़ क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, हम लेट हो रहे हैं। अभी उसके ऐसा कहते ही वैन केसिंग बाथरूम का गेट खोलता है और अपने सर पे टॉवल लगाए हुए होता है, लाइक टॉवल से अपने बालों को रब करा होता है और ऐसे करते करते ही बोलता है, हाँ बस गिव मी 2 मिनट्स। अभी जो जिशु होता है वो उसे खोल कर देखता है और कहता है, जल्दी। मैंने कहता है ओके कर तो रहा हूँ। ठीक है कर वो अपने बालों को वापस से ही पोंछने लग जाता है। उसके बाद बालों को पोंछने के बाद वो तौलिया को एक साइड करता है और ड्रेसिंग टेबल के पास ही आके खड़ा हो जाता है और जो हेयर ड्रायर था उससे अपने बालों को ड्राई करने लग जाता है। अभी जीशु और वैन केसिंग दोनों ही जो मिरर था उसके पास ही खड़े हुए होते हैं। वैन केसिंग तो अपने बाल बना रहा होता है और जीशु भी अपने बालों को झाड़ रहा होता है, लाइक कंघे से अपने बाल को कॉम्ब कर रहा होता है। और ऐसे करते करते ही उसका ध्यान वैन पे जाता है जो कि अपने बालों को बना रहा था, और उसे वही दिन आता है जब उसने फर्स्ट टाइम वैन केसिंग को देखा था, लाइक अनिश को देखा था। और वो दोनों का ही जो प्रतिबिंब था वो मिरर में आ रहा था, जब उसने कहा था कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम कुछ गड़बड़ मत करना। और उसे वही दिन आता है और वो बस अभी वैन को देखने लग जाता है। वो ये रियलाइज़ करता है कि लाइक कहाँ से कहाँ तक आ गई उनकी लाइफ। उसे कभी ऐसा लगा नहीं था जब उसने फर्स्ट टाइम वैन को देखा था कि ये उसका प्रेमी बनेगा, इसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेगा। वो तो फर्स्ट टाइम जब उसने देखा था वैन को तो वो बहुत डर गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एंटिटी है। और अभी वो रहता है नॉर्मल इंसानों की तरह,
वो उससे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। वैन केजिंग उससे प्यार करता है। अभी जीशु जो होता है वो वैन को ना स्माइल करते करते ही देखे ही जा रहा होता है और जो कॉम था उसे पकड़े हुए होता है। अभी जो अपना वैन था उसका ध्यान जब जीशु पे जाता है, जीशु की तरफ देखता है कि उसे घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है। अपना जो वैन होता है वो ड्रायर को धीरे से बंद करता है, एक साइड करता है और जो जीशु होता है वो एकदम से जीशु को आके पीछे से हग करता है और उसके एक गाल पे किस करता है। अभी जीशु जो होता है वो तो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या कर रहे हो? अभी वैन कहता है क्यों देख रहे थे मुझे? अभी जीशु कहता है मैं तो भी नहीं देख रहा था। अभी उसके ऊपर वैन हल्के से हंसता है और कहता है यार तुम ह्यूमंस की ना मुझे यार बिल्कुल समझ में नहीं आती। जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोला करो ना, जहाँ नहीं है तो लोग वहाँ भी झूठ क्यों बोलते हो? अभी जो जीशु होता है वैन के पेट पे ना अपनी कोनी मारता है तो वो पीछे हट जाता है और कहता है क्या कर रहे हो? जीशु कहता है काम पर ध्यान दो, समझे? हम लेट हो रहे हैं। उसके बाद पर वैन स्माइल करता है और कहता है ओके ओके आप भी तैयार होइए, ये मुझे ताड़ते मत रहिए। अभी जीशु वैन की बात का कोई जवाब नहीं देता और वापस से पलट के अपने बाल बनाने लग जाता है। अभी वैन जो होता है वो जीशु को देखता ही रहता है, फिर वापस से एकदम से उसके करीब जाता है, उसके गाल पे वापस से किस करता है और इस बार दोनों गालों पे किस करता है। अभी जो जीशु होता है उसके तो पूरे गाल ही ब्लश करने लग जाते हैं, मतलब उसका पूरा चेहरा ना रेड होने लग जाता है। अभी तभी ड्रेसिंग टेबल पर रखा फ़ोन बजता है जो कि वैन केजिंग का था। वैन अपने फ़ोन की तरफ देखता है और उसे देखकर जो स्क्रीन का नाम था उसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है पता ही था तुम ही हो सकते हो। और ये कहकर वो फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ प्रिंस। अभी प्रिंस कहता है तैयार हो गए? अभी अपना वैन कहता है ऑलमोस्ट, तुम्हारी टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। अभी उसके बाद पर जो प्रिंस होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है सॉरी बट नॉट सॉरी। अभी जो वैन होता है वो भी स्माइल करता है और कहता है तुम लोग निकल गए? अभी प्रिंस कहता है या वी आर ऑन द वे। अभी वैन कहता है गुड, हम भी बस निकल ही रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँचते होंगे। प्रिंस कहता है ओके और उसके बाद प्रिंस कॉल कट कर देता है। अभी फ़ोन रखने के बाद वैन और जीशु भी तैयार होते हैं और जो उनका घर था वहाँ से वो निकल गए होते हैं। और अभी ये घर तो उनका खुद का ही था, ये जो घर था वो उनका खुद का ही था, वो रेंट का नहीं था। अभी वो वहाँ से निकल जाते हैं और एक्चुअली ना उनका प्लान था सभी लोगों का घूमने का, लाइक आज रेस्टोरेंट बंद था क्योंकि हॉलीडे था तो बंद था, तो वो लोग सब घूमने का प्लान बनाए थे। वो आंटी, साओ की मम्मी साओ, पाई, प्रिंस और वेंसु। एंड अभी जो अपने भाई और प्रिंस होते हैं वो भी डेट करने लग गए होते हैं। लाइक ऑब्वियसली इसका इनिशिएट जो था वो अपने प्रिंस ने किया था, उसने अपने भाई को डेट करने का प्रपोज़ किया था और भाई ने उसे ना नहीं किया था। फर्स्ट तो उसने ना इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो प्रिंस था वो काफ़ी अच्छा लड़का था और भाई की लाइफ में उसमें कोई था नहीं और वो काइंड ऑफ उसे एडमायर करता था प्रिंस को, तो उसने ऐसे हाँ कर दी थी। लेकिन इवेंचुअली वो भी उसे पसंद करने लगा था और वो बहुत अच्छे कपल थे, लाइक उनके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी एंड दे लव ईच अदर। एंड भाई भी अभी प्रिंस के साथ ही आया था, मतलब साओ, फूफू आंटी, साओ की मम्मी, भाई, प्रिंस ये सब साथ में ही आए थे क्योंकि वो सब आस-पास में ही रहते थे, तो वो सब साथ में ही वहाँ से निकले थे। अभी वो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं एंड फाइनली 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 ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होती है। लाइक मैं क्या ही बोलूँ यार, मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसे लाने में। 10 महीने 11 दिन 10 महीने 11 दिन बाद मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ, मतलब इसे फिनिश कर रही हूँ, सॉरी। एंड आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। एंड आई नो कि यहाँ काफ़ी इलॉजिकल चीज़ें हुई हैं, पर जहाँ फैंटेसी होती है वहाँ पर लॉजिक का इतना काम नहीं होता। लाइक जहाँ पर मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता। तो अगर मैंने फिर भी कुछ ज़्यादा कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। ये मेरी पहले सुपरनैचुरल टाइप की फैन फिक्शन है, मुझे आइडिया नहीं है सब चीज़ों का, प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड कमेंट में स्टोरी के रिगार्डिंग अपना जो ओपिनियन है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड
एंड फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मेरी किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। अभी ये वाली एफ फिनिश हो गई है तो अब मैं अपनी बाकी जो एफ हैं उन पर भी फोकस कर सकती हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में 7 तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड मैं मिलती हूँ मेरी किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल। और हाँ, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक जब मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था तब नवरात्रि नहीं थी तो मैंने आपको विश नहीं किया था, बट अब तो है तो मैं आपको विश करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि